Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 2 that is the Indian Parliament। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के। यही मिल के क्या बनाते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हमें करना है यहाँ से फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो वो वीडियो आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप पार्ट 1 वाला जो वीडियो है, पहला वीडियो, वो आप ज़रूर देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हमने देखा, जो कि है राज्यसभा एंड लोकसभा। अब ये कार्य क्या करते हैं, पार्लियामेंट का काम क्या है, लोकसभा राज्यसभा करते क्या हैं, यहाँ पे जो वहाँ के मेंबर्स चुन के आते हैं वो लोग करते क्या हैं। तो मतलब फंक्शन मतलब कि पार्लियामेंट का कार्य क्या है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नाउ रिव्यू देयर फंक्शन। तो देखिए कितने फंक्शन, इसके 3 फंक्शन। तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, दूसरा है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और तीसरा होता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 उसके क्या हैं, ये 3 उसके फंक्शन है, 3 उसके कार्य हैं जो इस करना पड़ता है। तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज मीन्स व्हाट। तो फॉर्मुलेशन का मतलब जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ पे लॉ को बनाना। ओके, मेक लॉज। In order to achieve welfare of the people and the objectives of the constitution, the parliament has to formulate new laws। तो यहाँ पे लोगों के वेलफेयर मीन्स लोगों के हित में, कल्याण के लिए, उनके अच्छी भलाई के लिए कुछ ऐसा उद्देश्य होता है कि उनके हित में कुछ काम करे, उनके लिए अच्छा काम करे, ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा उद्देश्य होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्लियामेंट क्या करती है, इसके लिए न्यू लॉज बनाती है, कुछ फॉर्मुलेट करती है, कुछ नए लॉ बनाती है, ठीक है, जो उनके हित में हो, जो पब्लिक के हित में हो, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए हो। ऑल्सो आउटडेटेड लॉज आर रीपील्ड, नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन सम लॉज। सो कुछ आउटडेटेड लॉज हैं, जैसे कि पुराने कुछ लॉज थे, जैसे कि पहले क्या था, 18 से पहले शादियां हो जाती थी तो उसे क्या किया, ख़त्म किया, ठीक है। तो और क्या था, पहले जो कई सारे जो लॉ थे वो जैसे आउटडेटेड थे, उनका अभी यूज़ नहीं था। तो हमें पता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ ऐसे जो पहले लॉ दिए गए तो वो अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि आगे आने वाली जनरेशन में हो सकता है कि इसका ज़रूरत ना हो, इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, कुछ और इसमें चेंजेस की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है, ये यहाँ पे प्रावधान दिए हैं, प्रोविज़न दिए हैं कि आप चेंज कर सकते हो, लॉ को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये यहाँ पे राइट दिया है पार्लियामेंट को कि वो चेंज कर सकता है, और पार्लियामेंट को ही ये यहाँ पे हक है, अधिकार है, राइट है कि वो यहाँ पे लॉ को ला सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जो आउटडेटेड लॉज हैं उसे रिपील कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। और जो कुछ नेसेसरी चेंजेस है, सपोज़ कोई लॉ है, उसमें कुछ लगेगा कि नहीं, कुछ चेंजेस करते हैं, इसमें ये थोड़ा सा सही नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे उस लॉ में। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या प्रोसेस है फॉर्मुलेशन के, ठीक है, मतलब लॉ बनाने के क्या प्रोसेस हैं, उसका जो भी मतलब कि प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि अगर आपको कोई लॉ बनाना है या उसमें चेंजेस करना है तो आप किसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स दिए हैं, हमें पता है। तो 368 में मतलब कि ऐसा बताया गया है कि पार्लियामेंट में ये पावर है कि जो कि पार्लियामेंट में ये पावर होता है कि वो चेंज कर सकते हैं कोई भी लॉ, या फिर जो भी चेंजेस लाना हो, मॉडिफाई करना हो, वो कर सकते हैं। ओके, तो इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर्स द पार्लियामेंट फुलफिल्स द प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसे फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाती है, लॉ बनाती है, बिल लाती है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है फुलफिल करती है प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो पार्लियामेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ लाना, ताकि उससे पब्लिक की भलाई हो, अच्छाई हो, उसमें ऐसी वो अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से, जो उसकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरीके से फुलफिल करती है। प्राइमरी जिम्मेदारी मतलब मेन जिम्मेदारी क्या होती है पार्लियामेंट की, तो इस तरीके से अलग अलग लॉ लाना जो कि पब्लिक के लिए अच्छा हो, हर किसी के लिए अच्छा हो। कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पे पार्लियामेंट का। सो कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो लोग होते हैं राज्यसभा लोकसभा में, उन पे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो कौन करता है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो अलग अलग मिनिस्ट्री के होते हैं, मंत्री होते हैं, रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है, तो सूचना मंत्री अलग अलग होते हैं ना, तो वो सब होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
और प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या होते हैं, ये पार्लियामेंट से ही आते हैं। सो एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर देम। यहाँ पे पार्लियामेंट भी, जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे भी है जिसको उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, ना ही प्रधानमंत्री उसको वो रूल्स तोड़ सकता है और ना ही कौन तोड़ सकता है, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी नहीं तोड़ सकते। तो इस तरीके से पार्लियामेंट ये भी काम करता है कि सबके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी करता है। संविधान में ऐसा नहीं दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो प्रधानमंत्री है या फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, उन पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। देयर आर मल्टीपल वे थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। तो किस तरीके, कई सारे मल्टीपल वेज हैं, कई सारे इस तरीके से हैं वेज जिससे कि उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल होता है उन पर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सी दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट डिसरिगार्ड द पार्लियामेंट एंड फंक्शंस अंडर द इट्स सुपरविजन। तो देखिए, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिसरिगार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब किसी चीज़ को वो ऐसा तो नहीं कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन की ताक पे मतलब उसको उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, ओके, मतलब कि उस चीज़ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी लॉ का यहाँ पे सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखना भी पार्लियामेंट का काम है, ओके। उनके जो भी फंक्शन है उनके लाइक जो मिनिस्टर का अलग अलग उनके काम हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, तो पार्लियामेंट ही देखती है, ओके। ओके, तो ये भी काम मतलब पार्लियामेंट का होता है कि कोई भी जो भी डिसरिगार्ड ना कर सके, यहाँ पे नेग्लेक्ट ना कर सके किसी भी काम को, जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो पीछे ना हटे, वो सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफ़िल करें। तो ये रहे 3 फंक्शन। क्या क्या रहे 3 फंक्शन? फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे हमने देखा फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्स, पहला था फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ को बनाना है। पार्लियामेंट का काम है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये सब पे कंट्रोल करना, ओके। और ये भी किसका काम है? तो ये भी काम है पार्लियामेंट का, इस पर निगरानी रखना, उस पर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तीसरा है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ अमेंड करना, लाइक कुछ चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे अगर चेंज आर्टिकल्स हैं कि उसे पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। ये मैंने बोला कि राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, तो मैंने बताया कि जो 368 है वो आर्टिकल में लिखा गया है कि पार्लियामेंट का ही ये पावर है, पार्लियामेंट को ही ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कुछ चेंजेस अगर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं तो उसमें वो कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो किस में चेंजेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं तो उनको किस तरीके से देखते हैं हम कि पहले किस तरीके से सिर्फ सज़ा होता था कुछ अगर मर्डर वर्डर पे, अभी क्या होती है मर्डर पे हमेशा क्या होता है, फांसी की सज़ा होती है, ठीक है। कुछ ऐसे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं जिस पे कि क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अगर डाइवर्स फैमिली मैटर्स कुछ है, डाइवर्स एंड फैमिली मैटर्स, तो उस पर भी चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट, ओके। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ है या फिर प्रॉपर्टी की कुछ बात है तो उस पर भी चेंजेस कर सकती है। यहाँ पे कौन कर सकता है ये सारी चीज़ें? अगर कुछ लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज़ कि कभी हमारा देख रहे हैं 28 राज्य हो जा रहा है, कभी स्टेट हमारा कभी 28 हो जा रहा है, कभी 29, तो ये जो बढ़ रहा है, हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो अगर चाहता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सब वो कर सके तो ये कैसे कर सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसे राइट मिला हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो ऐसा मिलके बिल ला सकते हैं, डिसीजन ला सकते हैं कि वो एक स्टेट को 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, 2 स्टेट को 1 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेट है उसको 1 में मर्ज भी कर सकते हैं, इस तरीके से वो कर सकती हैं। सारे उन्हें हक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखते हैं क्या अमेंडमेंट, मतलब कि क्या चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकता है या फिर वो कुछ भी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट बिल। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होता है, ठीक है। जो बिल आता है कोई भी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं फार्मर बिल आया है, किसान बिल आया है, या फिर जो अभी आया था जैसे कि हम देख रहे थे, अलग अलग बिल आते रहते हैं ना, ठीक है।
तो इस तरीके से द पार्लियामेंट डिस्कसेस व्हाई द अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर द एक्सेप्ट इट और नॉट। तो पार्लियामेंट यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। सपोज़ कि कोई गवर्नमेंट बिल लाई, ठीक है, अभी हाल में तो यही चल रहा है बिल। इसके पहले हमने देखा जीएसटी का आया, उसके पहले जीएसटी बिल आया, उसके पहले ट्रिपल तलाक का जो था वो आया। तो इस तरीके से अलग अलग बिल आते रहते हैं, चेंजेस होते, अभी किया ना चेंजेस इसमें गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस तरीके से किया, तो ये सारे अलग अलग बिल आते हैं। तो पार्लियामेंट यहाँ पे डिस्कस करती है अमेंडमेंट पे कि ये क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है चेंजेस करने की, ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। ये सारी डिस्कशन कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट में ही होती है। ये पास होगा बिल या नहीं होगा, क्या चेंजेस, क्या होना है क्या नहीं होना, ये सब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। इसे कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसे नहीं कर सकती। बिल लाना या लॉ बनाना, कोई नया कोई भी कुछ भी लाना, लॉ या रूल्स रेगुलेशन, वो पार्लियामेंट में ही हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वेरियस वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे यहाँ पे मतलब वेरियस वे दिए गए हैं, मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, लाइक चेंज कर सकते हैं। दे आर एज फॉलोज, क्या क्या चेंज, मतलब कि क्या क्या वेज हैं। तो पहला तो ये है, फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? जैसे कोई बिल लाई गवर्नमेंट, अब चाहिए कि वो कैसे पास होगा कि नहीं पास होगा, तो लोकसभा में जाएगा। तो सपोज़ कि वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? सपोज़ यहाँ पे कि 300 हैं लोग, ठीक है, 300 हैं उस दिन वोट करने वाले दिन 300 लोग हैं कि इसमें वोटिंग होगी। चलो मेजोरिटी ले लेते हैं कि कितना ये पास होगा या नहीं होगा। अब सपोज़ कि इसमें हाफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा लोगों ने इसको हाँ में दे दिया, तो ये हाँ हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? अगर ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो हाँ हो जाएगा, ना बोला तो ना हो जाएगा। ये होती है सिंपल मेजॉरिटी, जितने लोग हैं उसमें से वोटिंग करा ली जाए, हो जाएगा डिसीजन। दूसरा वे क्या दिया गया है यहाँ पे? सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, ये देखिए, ये कौन सी होती है? यहाँ पे कौन सा बिल ऐसा हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकता है? तो सिंपल मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो जो जैसे सैलरी बढ़ानी है इन लोगों की, तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ले ली जाती है, ठीक है। या फिर कहीं का हमें सपोज़ जैसे मैंने बताया कि कुछ 2 राज्यों को एक करना है या अलग करना है, तो यहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी ले ली जाती है लोगों की। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू यहाँ पे वो लोग बिल को पास करवाते हैं। दूसरा क्या होता है? लेकिन कुछ प्रोविज़न ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल रिक्वायर मेजॉरिटी की ज़रूरत है, मतलब रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है यहाँ पे? तो देखिए, लाइक ऑर्डिनरी लॉ में तुम्हें पता है कि अगर न्यू स्टेट बनाना है या फिर कुछ मतलब कि अगर सपोज सैलरी बढ़ानी है मेंबर्स की जो पार्लियामेंट के हैं, तो प्रेजेंट पर्सन जितने भी वोटिंग हैं उस दिन के, उनसे ये वोटिंग ले ली जाती है। लेकिन जो दूसरा है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की बात आई है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है कि सपोज़ कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं, ओके, सपोज़ कि भी प्रेजेंट टाइम में मैंने बोला कि 545 हैं, अब उसके उतने जितने 545 हैं, तो 273 अगर हम देखें तो उसका हाफ कितना होगा? मतलब हाफ तो उसका सपोज 272, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 272 प्लस होने चाहिए। तो 273 मतलब 270 के पार होने चाहिए, 273, 274, 275 इस तरीके से होंगे। तो मतलब मेजॉरिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। मतलब कि जितने लोग हैं, सपोज़ कि 545 हैं लोकसभा के मेंबर, तो वहाँ पे 273, 274, 275 इस तरीके से अगर वोटिंग वो लोग हाँ करते हैं, तो ये एक तो ये होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? वहाँ पे जितने लोग हैं वोट करने के लिए, सपोज़ कि यहाँ पे 500 नहीं आए हैं, 300 आए हैं, तो उसमें से 2/3 का मतलब क्या होता है? तो 2/3 का मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लाइक 2/3 का मतलब हम समझ सकते हैं कि 2/3 आप समझते होंगे कि क्या होता है 2/3 में। जैसे कि अगर यहाँ पे 300 लोग हैं, ठीक है, 300 में से अगर 200 लोग हाँ बोलते हैं, तो यहाँ पे मतलब तो ही ये पास होगा। पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए कि अगर 545 हैं तो उसमें से 273 या 274 इतने, उससे ज़्यादा ही आएंगे तो ही हो सकता है हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 2/3 मतलब कि अगर 300 हैं तो 300, अगर उस दिन वोटिंग करने वाले लोग 300 हैं, सिर्फ अगर 300 हैं, तो 300 में से कम 200 लोग तो हाँ बोलने चाहिए, तो वही है 2/3, ठीक है। यहाँ पे 2/3 का मतलब यही है कि उसमें 2/3 लोग हाँ बोलेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी भी हाँ में होगी, ठीक है, तो ही यहाँ पे वो बिल पास हो पाएगा। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं हम, ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। यहाँ पे इस तरीके से इतना ज़्यादा टर्म कंडीशंस है कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए?
तो यहाँ पे आपका जो स्पेशल मेजोरिटी है वो भी हाँ में होनी चाहिए और 2/3 इसमें वोटिंग आनी ही चाहिए, तो ही यहाँ पे रेजोल्यूशन वो पास हो सकता है, कोई भी बिल पास हो सकता है। तीसरा यहाँ पे वे क्या है, few other provisions are amended by special majority of the parliament plus consent from more than half of the constituent states। यहाँ पे क्या बोला है, तीसरा रीज़न क्या, तीसरा वे क्या है, तो प्रोविज़न ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल मेजॉरिटी हमारी जो है सपोज़ कि लोकसभा में 545, उसके 273, 274, 75 एज इतने लोग हाँ बोलने चाहिए, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ही लोग, स्पेशल मेजॉरिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए, जितने मेंबर हैं उससे ज़्यादा लोग हाँ में होने चाहिए, तो ही वो पास होगा। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, पार्लियामेंट प्लस कंसेंट। कंसेंट मीन्स क्या, एग्रीमेंट होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स। जो स्टेट है 28 स्टेट है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा, 28 अगर स्टेट है तो आधे से ज़्यादा, उसके हाफ से भी ज़्यादा लोगों का हाँ होगा, तो ही यहाँ पे ये बिल पास होगा। 28 तो ये कहाँ पे आएगा, अगर हम देखें, अगर ये स्टेट की बात आ रही है तो अगर कुछ स्टेट की बात होगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, राज्यसभा में होगा। स्टेट की बात आ रही है तो यहाँ पे राज्यसभा की भी, यहाँ पे राज्यसभा की भागीदारी होगी। यहाँ पे राज्यसभा की जो राज्यसभा है, यहाँ पे ये बिल पास किया जाएगा या नहीं होगा, ये यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की बात आई है, तो जितने कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट हैं इसमें उसकी भागीदारी होगी। और किसकी भागीदारी होगी इसमें, यहाँ पे तो जो मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी उसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्रेजेंट टाइम में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो वो हैं ओम बिरला। ओम बिरला हैं, ओके। सो वो किस पार्टी के हैं, तो हमें पता है कि स्पीकर कौन रहता है, तो जो पार्टी की सरकार रहती है, जैसे कि अभी कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम। देखिए, तो फर्स्ट मीटिंग जब होती है इलेक्शन की, ओके, तो लोकसभा होने के बाद मेंबर यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कौन मतलब कि जो मतलब जो चुन के आए हैं लोग, ठीक है, लोकसभा में जितने लोग चुन के आए हैं उसी में से एक स्पीकर चुना जाएगा, दूसरा डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। और कौन चुनेगा, तो वही लोग चुनेंगे, ठीक है, लोकसभा के पर्सन। अंडरस्टैंड इट, बोथ हाउसेज द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा हैव सेम सेट ऑफ राइट्स। दोनों को सेम राइट दिया गया है, बट देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर एंजॉयड बाय द लोकसभा एंड आर नॉट अवेलेबल टू द राज्यसभा। लेकिन कुछ राइट ऐसे दिए गए हैं जो कि लोकसभा को मिला है बट राज्यसभा को नहीं मिला है। क्यों मिला है लोकसभा को, तो लोकसभा को डायरेक्ट पब्लिक ने चुना है, तो पब्लिक का पैसा लगा है उनके पीछे, तो यहाँ पे मतलब कि लोकसभा को कुछ ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं लेकिन राज्यसभा को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेस आर रिलेटेड टू फाइनेंस। ये जो पैसे वाले मैंने बताया ना, पैसे से रिलेटेड जो है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिल है, ये कहाँ पास होते हैं, तो ये जानिए जो मनी बिल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लोकसभा में ही पास होता है, वो राज्यसभा में नहीं पास होता है, ठीक है। सो बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर कंसिडर्ड एज मनी बिल्स। बिल्स रिलेटेड लाइक जो फाइनेंस रिलेटेड है, जो कि मनी बिल्स है, वो ऐसे बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास होते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। तो यहाँ पे कुछ थोड़े ही यहाँ पे उन्हें राइट्स दिए गए हैं, यहाँ पे मनी बिल का कोई भी राइट यहाँ पे नहीं मिला है उन्हें। द राज्यसभा हैज़ सर्टेन राइट्स विच आर नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा। कुछ ऐसे राइट्स राज्यसभा के भी पास हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ राज्यसभा फील्स दैट एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, इट कैन पास अ रेजोल्यूशन सो दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा को लगता है कि वो कोई नेशनल लाइक फील्स दैट एज अ मैटर ऑफ नेशनल, कुछ नेशनल इंटरेस्ट लगता है उन्हें, ठीक है, कुछ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर वो अगर कुछ यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं, और द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ, कुछ चाहते हैं कि पार्लियामेंट को इस पे लॉ बनाना चाहिए, ठीक है, उनके स्टेट लिस्ट को लेके, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होगा ये कहाँ पे होगा, स्टेट में, स्टेट मतलब कि यहाँ पे राज्यसभा में पास होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट से रिलेटेड कुछ है तो वो राज्यसभा में पास किया जाएगा बिल। तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ वहाँ पे दिए गए हैं, कुछ उन्हें ज़्यादा राइट दिया गया है, कुछ चीज़ों में उन्हें राइट दिया गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ओके। सो डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग सेल्फ देम। तो यहाँ पे जो देखिए, जो डिप्टीज जो स्पीकर होते हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, तो लोकसभा में जो यहाँ पे मेंबर्स चुन के आए हैं, तो वही क्या करेंगे, वही लोग जो लोकसभा जिसने अपनी पार्टी बना ली है,
अपनी जिस गवर्नमेंट ने बना ली है, गवर्नमेंट नहीं, जो पार्टी ने गवर्नमेंट बना लिया है, तो वही अपने मेंबर में से एक मेंबर को चुन लेगा स्पीकर और दूसरे को चुन लेगा डिप्टी स्पीकर। वही लोग खुद चुनते हैं। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अलग से वोटिंग हम नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को। ये लोग वो आपस में ही वो समझ लेंगे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। सो लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। लोकसभा किसके अंडर में काम करता है? तो आप देखेंगे कि जब लोकसभा होता है ना, तो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे बैठे होते हैं लोकसभा। यहाँ पे वही सबकी बात सुनते हैं, सबको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसकी बात सही है, क्या किसको बोलना है। मतलब यहाँ पे सारी जो गाइडेंस किसके अंडर में होता है, तो लोकसभा ही यहाँ के कह सकते हैं कि वो लोगों को गाइड करते हैं, कैसे किसको बात करनी है, किस बात पे बात करनी है। अगर सपोज़ कि ये अपोजिशन वाले हैं, ये गवर्नमेंट जिसने बनाई हुई है वो है, और सपोज़ कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, या सपोज़ कि इसको नहीं बोलने दे रहे, जो अपोजिशन पार्टी उसको नहीं बोलने दे, तो यहाँ पे स्पीकर का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपनी पार्टी के लोगों को बोले, क्योंकि ये इसी पार्टी से गए हैं, जिसने गवर्नमेंट बनाई है उसी से ये हैं। तो इनका ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ इसके फेवर में हमेशा बात ना करें, इसके फेवर में भी जो सही है उस पर ही वो डिसीज़न ले, तो दोनों को वो बात करने का मौका दें। ऐसा करना होता है लोकसभा स्पीकर को। ओके, सो लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीज़न एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा। तो लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीज़न, तो लोकसभा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिटीज़न, और स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर, ही शी हैज़ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबायस्ड मैनर। अनबायस्ड मैनर का मतलब क्या है? पार्शियली, जैसे कि उन्हें क्या करना है, पार्शियलिटी नहीं रखनी है कि ये मेरी पार्टी के लोग हैं। सपोज़ कि इसी पार्टी से तो वो बन के गए हैं, इसकी गवर्नमेंट बनी और यहीं से वो स्पीकर बन के गए हैं, तो ये अपोजिशन वाली पार्टी है, तो इन्हें क्या करना है, पार्शियलिटी नहीं दिखानी है कि मैंने जो बताया कि इसकी सुने, सिर्फ इसकी सुने ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दोनों को सुन के लेना होगा, दोनों की बात को माननी होगी। यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं करनी है, अनबायस्ड मैनर नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से अनबायस्ड बिहेवियर, अनबायस्ड मैनर नहीं करना है कि वो सिर्फ इन लोगों को डांट रहे हैं, कुछ अगर ये लोग सही नहीं कर रहे हैं तो इनको चुप करा के बैठा दे रहे हैं और अपनी पार्टी वाले को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे कोई भी हो, उन्हें क्या करना होता है, प्रॉपरली फंक्शन जो भी है लोकसभा का वो अच्छे से चलता रहे, लोकसभा अच्छे से हो, मतलब लोकसभा की जो मीटिंग है, जो यहाँ पे हो रही है डिस्कशन, वो अच्छे से हो, ये उनको ध्यान में रखना होता है। लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे लोकसभा मेंबर जो होते हैं, लोकसभा मेंबर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ओके, तो इनके पास भी कुछ यहाँ पे विशेषाधिकार होते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों के क्या होता है, नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास भी कुछ हक है, अधिकार दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर। ये इसकी देखभाल कौन करता है, मतलब ये बात उनको भी ध्यान में रखनी है, जो स्पीकर हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी है कि कुछ इन्हें भी, जो नेता हैं, जो यहाँ पे मेंबर्स सब बन के आए हैं, जो डिस्कशन करने आए हैं, तो इनके पास भी क्या है, लोगों का मत है, लोगों का वोट है इनके पास, तभी तो ये नेता बन के आए हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा स्पीकर को भी कि वो भी यहाँ पे इनसे अच्छे मैनर में, अच्छे बिहेव में बात करें, अच्छे से उन्हें ट्रीट करें। Apart from these, the speaker has to maintain the decorum and dignity of the house as well as interpret the rules of daily functioning of the house and work accordingly. तो यहाँ पे इन सब के अलावा क्या करना होता है स्पीकर को, उन्हें मेंटेन करके रखना होता है। डेकोरम का मतलब क्या होता है, लाइक मैनर्स, गुड बिहेवियर, कर्टसी, ये सारी बातें। वो किसी से यहाँ पे रूड बिहेव नहीं कर सकते, यहाँ पे वो किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बातें उन्हें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। डिग्निटी, जो हाउस की डिग्निटी है, चाहे राज्यसभा, जो लोकसभा है, नहीं राज्यसभा नहीं, लोकसभा जो है, वहाँ की जो डिग्निटी है उसको कायम रखना। ठीक है, वहाँ का डेकोरम कायम रखना ये ज़रूरी है। ठीक है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, डेली के जो फंक्शनिंग हो, जो उस हाउस का जो काम है कि यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर जो बिल है वो पास होना चाहिए। दोनों पार्टी की, जितने भी पार्टी के मेंबर हैं वहाँ पे, सब जितने अपोजिशन वाले हों, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों, सबकी बातें अच्छे से सुननी है, सबको अच्छे से हो सके डिस्कशन, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। किसको ध्यान में रखना है, तो ये काम है स्पीकर का। ओके, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर नहीं होते, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं। जैसे कि
हम देखते हैं यहाँ पे लोकसभा में सब मेंबर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन बैठा होता है, स्पीकर। राज्यसभा में क्या होता है, यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे कौन होता है, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। सो द चेयरमैन एक्सरसाइजेज अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल बना रहे, अच्छे से फंक्शनिंग होती रहे, काम होता रहे, सारा जो भी डिस्कशन है वो हो, बिल जो पास करना है वो हो, सारी चीज़ें अच्छे मैनर में चले, एक प्रॉपर मैनर में चले, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले। ये कंट्रोल करना, ये रेगुलेट करना किसका काम है, तो चेयरमैन का। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये क्या होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन है कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल। द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द हाउस। तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा का क्या काम होता है, द चेयरमैन ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, राज्यसभा का जो भी डिस्कशन है उसे फैसिलिटेट करना, ठीक है, जो भी डिस्कशन हो उसे आगे बढ़ाना, उसे अच्छे से प्रॉपर मैनर में करवाना, गिविंग मेंबर्स अ चांस टू स्पीक। हर मेंबर अगर सबको कुछ प्रॉब्लम है, सब अपने अपने स्टेट की तरफ से आए हैं, तो अपने स्टेट का अगर ये पर्सन बोलना चाहता है, ये भी बोलना चाहता है, ये भी तो सबको एक चांस देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को चांस देना जरूरी है, सबको यहाँ पे चांस देना जरूरी है, सबको अपनी बात रखने की यहाँ सबको अपनी बात रखने का यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। तो अच्छे से डिस्कशन हो सके, अच्छे से सारे मेंबर्स अपनी बात को रख सके, अच्छे से काम हो सके, सारे जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, ये सारी बातें हैं, ये सब किसको ध्यान में रखना है, चेयरमैन को। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, सबको मेंटेन करना चेयरमैन के अंडर में आते हैं राज्यसभा में। तो ये याद रखना कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, स्पीकर होते हैं लोकसभा में। अभी देखिए, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। पार्लियामेंट हमने पढ़ा कि लॉ कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट बनाता कैसे है, लॉ कैसे आता है, अचानक से तो आ नहीं जाएगा लॉ बनाया, बस अभी पढ़ा ऐसे ही एक पेज में कुछ लिख के आया और बता दिया कि ये होगा, बिल बन गया, ऐसे होता नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या होता है वो देखते हैं। इन अवर कंट्री द पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज। तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को ये दिया गया, ये एम्पावर्ड मतलब कि ये अथॉरिटी दी गई है लॉ बनाने की। टू फॉर्मुलेट देम अ सर्टेन सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड। उसे फॉर्मुलेट करने के लिए, वो लॉ को फॉर्मुलेट बनाने के लिए, उसे सिस्टम में लाने के लिए सर्टेन सिस्टम, कुछ विशेष सिस्टम दी गई हैं, मतलब कुछ सर्टेन सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड, कुछ ऐसे सिस्टम है, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि अडॉप्ट किया गया है हमारी तरफ से, ठीक है। हमने क्या किया है, कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो कि हमने अडॉप्ट किया है, बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें लॉ बनाना है, ठीक है, उसमें सबका डिसीजन होना चाहिए। वो कैसे होता है वो देखते हैं। दिस सिस्टम इज़ नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस। रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज़ प्रिपेयर्ड इनिशियली। पहले क्या होता है, अगर किसी चीज़ पे सपोज एजुकेशन पे बात की गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले से ही इनिशियली मतलब पहले से ही क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट, जस्ट एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, एक लॉ प्रिपेयर्ड इनिशियली, मतलब पहले से एक क्या करेंगे वो लोग, ये नहीं कि लोकसभा राज्यसभा में आके तो फिर यहाँ पे लिखे बैठे और सबसे डिसीजन ले, नहीं, पहले से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले से ही सोच समझ के कुछ बना के रखेगी, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, ओनली ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट, ये बिल नहीं है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करेगी। दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ। इसे क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ। तो इसे क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल बोलते हैं। जब पहली बार कोई बिल लाने का होता है ना, तो पहले वो क्या लाते हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल लाते हैं। सपोज एजुकेशन का ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ लाते हैं, मतलब ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ बिल ऑफ लॉ, इस तरीके से कुछ लाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो 2 टाइप्स के बिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला मनी बिल, जो कि हमने देखा मनी बिल कहाँ पे, हमेशा ये लोकसभा में ही बिल पास होगा पहले, ठीक है, पहले वहीं पे जाएगा। ऑर्डिनरी बिल, दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, जो कि पहले किसी में भी हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट लॉ द बिल अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस। किसी बिल को लाए, ड्राफ्ट लाए, अब वो ड्राफ्ट बिल में बदलने वाला है, वो बिल एक लॉ में बदलने जा रहा है, तो वो लॉ बनने से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग, पहले क्या करेंगे, ड्राफ्ट लाया,
गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट लाया एजुकेशन पे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एजुकेशन का, तो वो क्या करेंगे पहले बताएंगे उस ड्राफ्ट में क्या लिखा है कि कितने से बच्चे को क्या मदर टंग इसमें इन्वॉल्व करना है कि नहीं, किस तरीके से कब से हम बोर्ड का एग्ज़ाम करेंगे 10th से, या पहले हमें पता है कि पहले 8 भी था पहले के टाइम में, पहले 8 भी बोर्ड एग्ज़ाम था, अभी क्या हुआ 10th हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ चेंजेस लाए ना एजुकेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग लोग जो भी पार्लियामेंट में आएंगे तो क्या करेंगे पहले, द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो मिनिस्टर, सपोज़ कि ये एजुकेशन की बात है तो वो उसे उस बिल को लाना किसका काम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को लाना है, मतलब शिक्षा मंत्रालय का काम है, ठीक है। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो बिल लाना, ठीक है। वो बिल कौन लाएगा, तो वो लाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या फिर कोई कमेटी भी ला सकती है। कमेटी मतलब जैसे कि कोठारी कमीशन है, वो क्या है कि कोठारी कमीशन में क्या हुआ था, ये बताया था कि एजुकेशन में कुछ चेंजेस किया था, तो कोठारी मतलब कि जो कोठारी थे उनका नाम था, कुछ नाम था उनका, कोठारी उनका सरनेम था, तो उन्होंने वो बिल लाया, उनकी कमेटी ने बिल बना, उनकी कमेटी ने कुछ एजुकेशन सिस्टम कुछ लाए, बिल बनाया, तो उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि इस तरीके से हम लाएंगे, तो वो भी यहाँ पे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो देंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे, वो इससे क्या करेंगे, पहले मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स नेचर वाइल प्रेजेंटिंग इट, तो वो क्या करेंगे इस बिल को लाएंगे और ब्रीफली शॉर्टकट में उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, नेचर इसका किस तरीके का है, हम किस तरीके से देने वाले हैं सुविधा, किस तरीके से बच्चों की शिक्षा में हम ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ें हम नई चीज़ें ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो जस्ट ब्रीफली उन्हें समझाएंगे, प्रेजेंट करेंगे उस ड्राफ्ट को, ठीक है। जिस मिनिस्ट्री का रहेगा, सपोज रेल का कुछ है, रेलवे में कुछ, रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसे रेल मंत्री प्रेजेंट करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग। ये क्या है, फर्स्ट रीडिंग है, पहले जस्ट उस ड्राफ्ट को लोकसभा में पढ़ा या राज्यसभा में उसे पहले पढ़ा, ठीक है, जस्ट बताया, उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, जब दूसरी बार सपोज कि लोकसभा में फिर से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये होता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में वो क्या करेंगे, देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग, 2 स्टेजेस होते हैं सेकेंड रीडिंग में। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल विल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट। तो पहले स्टेज में क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज़ है इस एजुकेशन के लाने के लिए, क्या उद्देश्य है इनका इसके पीछे, वो बिल क्यों ला रहे हैं, तो उस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और लोग इस पे ओपिनियन, जो हाउस के मेंबर हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, वो इस पे अपना ओपिनियन देंगे, अपना यहाँ पे राय देंगे, मशवरा करेंगे। द सपोर्टर्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियन वाइल द अपोनेंट्स डिस्कस द डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट इन द बिल। जो सपोर्ट में है इसके, सपोज कि जिसकी गवर्नमेंट है, वो लोग तो मोस्ट ऑफ, तो वो लोग इसे हाँ ही बोलेंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ला रही है, तो वो हाँ बोलेंगे। लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं वो कभी कभी ना भी बोलेंगे, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हाँ बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो ना बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो गवर्नमेंट है वही जो बिल ला रही है, कभी कभी उनके ही लोगों को वो नहीं अच्छी लग रही, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जिन्हें लगेगा कि जो सपोर्टर है, जिन्हें लगेगा कि नहीं सही है, तो इसके फेवरेबल ओपिनियन देंगे, ठीक है, यहाँ पे उसे एग्री करेंगे। लेकिन जो अपोनेंट है, जिसको नहीं पसंद आ रहा है उनका बिल, यहाँ पे उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस पर डिबेट होगा, बहस होगी, डिफेक्ट निकालेंगे, कुछ फॉल्ट निकालेंगे, जो भी बिल में उन्हें लगेगा कि ये गलतियां हैं, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, तो यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगा। ये सेकेंड में होगा, ठीक है, सेकेंड रीडिंग में। आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल सेंड टू अ कमिटी ऑफ द हाउस। क्या करेंगे, डिस्कशन के बाद यहाँ पे पहले तो हाउस में, मतलब पार्लियामेंट में यहाँ पे डिस्कशन हो गया, तो फिर अगर लग रहा है कि अपोनेंट ने बोला कि ये प्रॉब्लम है इसमें, ये चेंज करो, तो ये क्या करेंगे, ये बिल वापस से भेजेंगे कमेटी के पास, जिस कमेटी ने बनाई है। सपोज मैंने बताया जैसे कि कोठारी कमीशन ने बनाया था, ये एजुकेशन का बनाया था, बहुत पहले की बात है, तो उनके पास वो जिस कमेटी ने बनाई है, ठीक है, कोई जो हेड होता है ना, उसी का नाम दे दिया जाता है कि यही कमेटी कर रही है काम, तो उस कमेटी को भेजा जाएगा कि ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो थोड़ा आप इसमें चेंज करो, तो वो चेंज करेंगे।
Then the committee report consisting of instruction and recommendation is sent to the house in order to make the bill flawless. तो यहाँ पे कमेटी क्या करेगी, रिपोर्ट को देखेगी ध्यान से, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है वहाँ से उनकी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, वो क्या करेंगे, जैसा उन्हें रिकमेंड किया गया है वैसा कुछ उस हिसाब से करेंगे। बिल को क्या करेंगे, फ्लॉलेस, इसमें कुछ ऐसा बनाएंगे कि इसमें कोई भी फ्लॉ ना रह जाए, कोई भी मिस्टेक ना रह जाए, इस तरीके से उसे और उसमें मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे। नाउ द सेकेंड फेज, ये हमने देखा, फर्स्ट फेज देखा हमने ना, हमने देखा यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 स्टेज होते हैं, तो पहला स्टेज हमने ये देखा। अभी सेकेंड स्टेज क्या है, नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग बिगिंस। अब दूसरा फेज क्या है वो देखते हैं। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज जो भी यहाँ पे बिल होती है ना, क्लॉज होते हैं उसमें अलग अलग, इस क्लॉज में क्या होगा, इस क्लॉज में क्या होगा। तो अभी क्या रीडिंग कैसे रीड करेंगे, इसे कैसे यहाँ पे बताएंगे, तो हाउस में मतलब पार्लियामेंट में कैसे समझाएंगे, क्लॉज बाय क्लॉज। हो चुका पूरा मॉडिफिकेशन हो चुका, चेंजेस हो चुका, अब सेकंड फेज में होगा क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज पढ़ के अच्छे से समझाएंगे लोगों को। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस, मेंबर्स फिर से कोई चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें अभी भी कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है। आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस, अभी भी लग रहा है कि नहीं, कुछ एक मत, कुछ आधे लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए येस, और आधे लोग बोल रहे हैं नो, तो क्या होगा, यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी। चलो वोट करते हैं। तो वही वोटिंग का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि वोटिंग करेंगे, जैसी मेजॉरिटी आएगी, ज़्यादा लोग बोलेंगे हाँ तो हाँ, कम लोग होंगे तो ना, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द बिल इज़ डिस्कस्ड ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, वोटिंग हो गई, तो अभी क्या करेंगे, थर्ड रीडिंग में फिर से एक बार डिस्कशन होगा उस पर, ठीक है। थर्ड रीडिंग भी होगी, पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर बताएंगे क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ, क्या क्या नहीं। वोटिंग इज टेकिंग फ्रॉम अप्रूविंग द बिल, तो वोट यहाँ पे जो वोट अगर हो गया अच्छे से, तो वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल को अप्रूव करना है नहीं, ठीक है। अगर वोटिंग के थ्रू अगर बिल अप्रूव हो गया, तो इफ़ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड, असेंट मतलब क्या, यहाँ पे परमिशन मिल गया अगर यहाँ पे, सो इफ़ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड, जहाँ से लेना चाहिए था, जहाँ इन्हें लेना चाहिए था, ठीक है। अगर पूरी मेजॉरिटी मिल गई, मेजॉरिटी अच्छे से मिल गई, तो बिल यहाँ पे क्या होगा, पास हो जाएगा उस हाउस से। सपोज़ लोकसभा में था, तो लोकसभा से अगर मेजॉरिटी मिली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बोल दिया हाँ, तो पास हो गया। देन द बिल इज़ कंसिडर्ड एज पास्ड बाय द हाउस, तो उस हाउस से वो पास हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ पार्लियामेंट में लोकसभा में था, तो वहाँ से पास हो गया वहाँ के लोगों के द्वारा। द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस, अगर लोकसभा में हो गया पास वहाँ के लोगों द्वारा, तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। वही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी। अगर उसके सपोज़ कि जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो लोग हाँ बोल रहे हैं और अपोजिशन वाले बोल रहे हैं नहीं, तो वहाँ पे भी वही वोटिंग वाला सिस्टम होगा, फिर वहाँ पे भी देखा जाएगा। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस, अगर दोनों जगह पे यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, सो द बिल इज़ फर्दर सेंड बाय फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो फिर कहाँ पे जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनकी परमिशन लेना जरूरी है, उनका साइन लेना उस बिल पे ज़रूरी है। इफ़ देयर अकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अब दोनों जगह से पास हो गया तो ठीक है, पास हो गया, लेकिन सपोज़ कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, तो यहाँ पे वही बताया गया है। इफ़ देयर अकर्स, अगर ऐसा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा, अगर लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस आता है कि एक पास कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, तो दोनों मीटिंग के, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मिलके एक मीटिंग होगी, ठीक है, दोनों के मेंबर की मिल के मीटिंग होगी, फिर वहाँ पे जो फैसला होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होगा या नहीं होगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे वोटिंग वगैरह ली जाएगी, मीटिंग होगी, वोटिंग ली जाएगी, फिर यहाँ पे होगा, फाइनलाइज किया जाएगा हाँ या ना। आफ्टर द फाइनल असेंट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, पूरा फाइनल हो गया, फाइनल असेंट का मतलब कि हो गया, अगर हाँ हो गया दोनों की तरफ से, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा, एंड द बिल इज़ कन्वर्टेड इनटू द लॉ, और यहीं पे अब क्या होगा, ये बिल जो था ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द लॉ इज़ मेड, और समझो कि लॉ बन गया, नया लॉ आ गया। किसी भी सपोज एजुकेशन पे मैंने बताया, तो एजुकेशन पे समझिए कि नया लॉ आ गया। Now, every year in the month of February, the finance minister present the national budget to the लोक सभा, ये आपको पता होगा नेशनल बजट, हर साल फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्रालय होते हैं, जैसे कि अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमण थी तो उन्होंने किया, ठीक है, इसके पहले अरुण जेटली थे तो उन्होंने किया था, तो वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हैं, नेशनल बजट, किसमें महंगाई होगी, किसमें महंगाई कम, किसमें बजट, किसमें पैसा ज़्यादा हो गया, मतलब महंगाई बढ़ी किस चीज़ में घटी, ये सारी चीज़ें, कौन सी किसी चीज़ का कितना दाम बढ़ा या घटा, ये सब होता है नेशनल बजट, पूरे इंडिया का बजट पूरा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है।
देन सेकंड यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट। अच्छा, हमने ये देखा नेशनल लेवल पे किस तरीके से यहाँ पे बनता है लॉ, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि महाराष्ट्र का देखिए, तो यहाँ पे कैसे रेगुलेशन कोई लॉ आता है अलग, आप देखते होंगे कोई लॉ ऐसा होता होगा जो महाराष्ट्र में है बाकी स्टेट में नहीं है, या कोई ऐसा लॉ है जो कि यूपी या एमपी या बिहार में है पर महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, तो क्यों होता है ऐसा, तो जो स्टेट लेवल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट के हमें पता है कि कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनको भी कुछ राइट्स मिले हैं कि वो भी अपने स्टेट में कुछ अलग कर सकते हैं, जैसा उन्हें कुछ राइट दिया गया है कुछ अलग अलग चीज़ों में, तो यहाँ पे उनको भी सेम प्रोसीजर ये फॉलो करना होता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है लॉ लाने का, अगर कुछ नया लॉ ला रहे हैं तो उनको भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर वो अपने स्टेट में कुछ नया लॉ ला रहे हैं, कुछ नया कानून ला रहे हैं, कुछ रूल्स ला रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें भी प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट, उन्हें भी पार्लियामेंट में इस तरीके से लाने होते हैं। द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर इट रिसीव असेसमेंट ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टेट में अपने स्टेट जो अपने राज्य में रखते हैं इस बिल को, वहाँ पे देखते हैं कि पास होता है कि नहीं होता, पूरी मेजोरिटी क्या है, हाँ में है कि ना में है। उसके बाद क्या उन्हें किसका, उन्हें प्रेसिडेंट का नहीं, उन्हें गवर्नर का लेना होता है सिग्नेचर, ठीक है। अगर पास हो जाता है तो उन्हें गवर्नर का, अगर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो हाँ बोल दिए तो उन्हें क्या करना होता है, फिर उन्हें गवर्नर का साइन लेना होता है, प्रेसिडेंट का नहीं लेना होता है। स्टेट, अगर कोई स्टेट का लॉ बन रहा है तो यहाँ पे गवर्नर का साइन लेना होता है, उसके बाद ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।